एक छोटा सा बच्चा कुछ ही सालों में ये कितना बड़ा हो जाता है। इसका वॉल्यूम बढ़ता है, इसका वज़न बढ़ता है। तो इसके वॉल्यूम और वज़न बढ़ने के लिए सोचे कि नंबर ऑफ सेल्स जो है उसे तो बढ़ना होगा। इस बच्चे में जितने सेल्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा सेल्स होगा इस लड़के के शरीर में। तो ये जब बड़ा हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहा है। तो वो एक्स्ट्रा सेल्स आता कहाँ से है? कुछ ऐसा ही सवाल हम सैलमेंडर के केस में भी पूछ सकते हैं। सैलमेंडर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर है। अगर इसका पैर कभी कट जाता हो, अगर इसका पैर कभी कट जाए तो फिर कुछ ही दिनों में इसका नया पैर उस जगह में उग जाता है। ये नए पैर बनने के लिए जो सेल्स चाहिए होता है वो सेल्स आता कहाँ से है? छिपकली में भी हम यही देखते हैं। छिपकली का अगर पूंछ कट जाता है, पैर कटे तो वैसे हमारे घर में जो छिपकली है अगर पैर कट जाए तो पैर उगता नहीं है, लेकिन अगर पूंछ कट जाता हो छिपकली का तो वो पूंछ उग जाता है। आपने देखा होगा, गौर किया होगा ये चीज़। तो इसके लिए एक्स्ट्रा सेल्स आता कहाँ से है? तो वो सारे एक्स्ट्रा सेल्स जो है बॉडी के एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनता है। वो सेल जो है, बॉडी का जो एग्जिस्टिंग सेल है, वही सेल डिवाइड करता है, आइडेंटिकल कॉपीज़ में वो डिवाइड करता है और नए सेल्स बनते हैं। तो इसे कहा जाता है सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन। देखिए, सेल डिवीजन दो तरह का होता है, माइटोसिस होता है और मायोसिस होता है। फिलहाल अभी जिस तरह के सेल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं उसे माइटोसिस कहा जाता है। बॉडी का एक नॉर्मल सा सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है और उसका साइटोप्लाज्म भी टूट के दो हिस्से में टूट जाता है, तो और दो आइडेंटिकल सेल्स बनता है। तो इसे कहा जाता है माइटोसिस। वैसे देखिए, माइटोसिस को अगर समझना है तो माइटोसिस के पहले वाला जो स्टेज है उसे समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइटोसिस से ठीक पहले क्या होता है तो उस स्टेज को कहा जाता है इंटरफेज। सो माइटोसिस समझने से पहले हमें इस वीडियो में सबसे पहले तो इंटरफेज को समझना होगा। ओके, तो अगर एक सेल का लाइफ साइकिल को देखा जाए, सपोज कि ये एक सेल है, इसके लाइफ साइकिल को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ज़्यादातर हिस्सा ये सेल जिस स्टेट में रहता है या जिस फेज़ में रहता है उस फेज़ को कहा जाता है इंटरफेज। तो यहाँ ये जो पार्ट है ये हम इंटरफेज को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये सेल का इंटरफेज वाला हिस्सा जो कि ज़्यादातर हिस्सा होता है। फिर सेल का जो प्रॉपर डिवीजन है, जो माइटोसिस है, फिर यहाँ से होता है। यहाँ से यही सेल दो टुकड़ों में टूट जाता है और फिर से वही लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। इंटरफेज होते हुए आता है, फिर से ये डिवाइड करता है, मतलब माइटोसिस होता है, फिर से नए सेल्स का यही लाइफ साइकिल चलते रहता है। इसीलिए इसे सेल का लाइफ साइकिल कहा जाता है। और इस फेज को, इस स्टेट को कहा जाता है इंटरफेज। देखिए, इंटरफेज को भी ब्रॉडली हम तीन कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए होता क्या है, एक नया सेल बना, मान ले तो ये है वो नया सेल, एक नया सेल बना। और सेल डिवीजन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पर पहले तो ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर न्यूक्लियस को ड्रॉ कर दूँ, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन सबसे पहले होता है, फिर सेल का डिवीजन होता है। सो न्यूक्लियस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और न्यूक्लियस के अंदर आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल यहाँ हम लोग इसे इंडिकेट कर रहे हैं। सो ये क्रोमेटिन फॉर्म में होगा। तो सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, ये क्रोमेटिन फॉर्म में होगा जब इसका माइटोसिस नहीं हो रहा होता है तब। तो ये इसका न्यूक्लियस है, इस सेल का न्यूक्लियस है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभी एक पार्ट है सेल का जो कि सेल डिवीजन में बहुत हेल्पफुल होता है। वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम क्या करता है, आगे चल के जब आप माइटोसिस पढ़ेंगे तब देखेंगे कि सेंट्रोजोम का रोल क्या है। सेंट्रोजोम भी रेप्लिकेट कर जाता है और रेप्लिकेट करके दो अपोजिट एंड में दो सेंट्रोजोम चला जाता है और फिर वो जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोजोम है, तब हम उसे क्रोमोजोम कहेंगे, जो क्रोमोजोम है उसे दो हिस्सों में तोड़ देता है, ताकि इसे दो न्यूक्लियस बनाना है ना, दो अलग अलग न्यूक्लियस बनाना है। तो ये जो क्रोमोजोम है इसे दो हिस्सों में ये तोड़ देता है।
चलिए उस पर तो हम आगे बात करेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये क्या है, ये सेंट्रोजोम है, दिस इज सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम। और यहाँ पर और भी बाकी सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो अभी फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए उसे अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर ये जो था ये क्या है, इसका क्रोमेटिन है, डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में है, क्रोमेटिन। ओके, तो ये एक नया सेल है, मान ले नया सेल अभी पैदा हुआ है, सेल डिवीजन से नया सेल पैदा हुआ है। अब इसका लाइफ साइकिल देखें कैसा होगा, इसका इंटरफेस कैसा होगा, ये अभी जिस फेज से गुजरेगा वो इसका इंटरफेस होगा। तो सबसे पहला जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि ये सेल जो है ये इसका ग्रोथ होता है, ये ग्रो करता है। सबसे पहले तो ये ग्रो करता है, ये बड़ा होता है, सेल डिवीजन से पहले इसे बड़ा होना होता है, तो ये सेल बड़ा होता है। फर्स्ट स्टेज में ये सेल जो है ये बड़ा होता है, तो ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका क्रोमेटिन, एक क्रोमेटिन और ये दूसरा क्रोमेटिन। वैसे ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होता है, हेंस 46 क्रोमेटिन्स होना पड़ता है। हम लोग इसे सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक ऐसा सेल आप मान लें जहाँ पर कि 2 क्रोमोसोम होता हो जिसके सेल में, और ये रहा सेंट्रोसोम। तो पहला स्टेज जो है ये पहला फेज है। पहले फेज को G1 फेज कहा जाता है, ग्रोथ फेज है ये, G फॉर ग्रोथ, इसे G1 फेज कहा जाता है। चलिए यहाँ पर इसके जो लाइफ साइकिल है यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये इतना जो है इंटरफेज का हिस्सा, इतना हिस्सा ये G1 है, G1 फेज है। अब G1 फेज के बाद क्या होता है, इसके बाद इसका जो डीएनए है, जो क्रोमेटिन है, ये रेप्लिकेट करता है। लेट्स से कि ये एक क्रोमेटिन है, ये एक क्रोमेटिन है, ये क्या होता है, ये रेप्लिकेट करता है, इसका एग्जैक्ट कॉपी बनता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, कॉपी बनने के बाद क्या होगा, ये एक क्रोमेटिन और इसी का एग्जैक्ट एक कॉपी बनता है, और कॉपी बन के एक जगह पे ये अटैच्ड होता है। तो इस अटैचमेंट वाले जगह को भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक जगह से ये अटैच होता है, ये 2 जो क्रोमेटिन्स है, ये क्रोमेटिन और ये दूसरा जो कॉपी बना, ये कॉपी और ओरिजिनल जो क्रोमेटिन है, ये दोनों एक जगह से यहाँ अटैच्ड होता है, और इस जगह को सेंट्रोमियर कहा जाता है, सेंट्रोमियर। वैसे ये जो कॉपी बन के ये 2 बना, इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा, सो ये दोनों जो है दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और यही चल के ये जो क्रोमेटिन्स है, यही आगे चल के और ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है, और ज़्यादा पैक्ड हो जाता है, और इसी को क्रोमोज़ोम कहा जाता है। तो क्रोमोज़ोम के सेंस में अगर हम बात करें तो यही चूँकि आगे चल के ये कंडेंस्ड होगा और इसे हम क्रोमोज़ोम कहेंगे, उस समय इसका नाम हो जाएगा क्रोमोसोम। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम इसे भी एक क्रोमोसोम कह सकते हैं, और ये जो पूरा हिस्सा है इसे भी हम एक ही क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम है। आगे चल के जब सेंट्रोजोम इसे तोड़ देगा, बीच से जब तोड़ देगा, तब ये 2 अलग अलग हिस्सों में जब टूटेगा, जब इसका माइटोसिस होगा, तब जो ये अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगा, 2 अलग अलग हिस्सों में, ये हिस्सा इधर और ये हिस्सा दूसरे तरफ चला जाएगा, तो उस समय हम इन्हें 2 क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखें कि अभी फ़िलहाल इसे एक ही क्रोमोसोम कहा जाएगा। तो क्या होता है इस स्टेज में, अगले स्टेज में, G1 के बाद वाले स्टेज में क्या होता है कि ये जो डीएनए मटेरियल है, जो क्रोमेटिन है, ये रेप्लिकेट करता है, इस तरह से इसका रेप्लिकेशन होता है, और ये सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ होता है। तो इस पार्ट को यहाँ पर फिलहाल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा वो सेल, ये वाला सेल, और इसका न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा करके मैंने ड्रॉ किया, ये इसका न्यूक्लियस, और एक यहाँ पर क्रोमेटिन जिसके साथ एक और जुड़ा हुआ रहेगा, जो 2 क्रोमेटिड्स, और फिर एक और जिसके साथ इसका भी बनेगा कॉपी, और यहाँ पर इस जगह पे है सेंट्रोमियर, इस जगह पे है सेंट्रोमियर। तो ये इसका अगला स्टेज है,
ये जो आप देख रहे हैं ये इसका अगला स्टेज है जिसे कि एस फेज कहा जाता है, एस इंटरफेज कहा जाता है, एस फॉर सिंथेसिस। इस फेज में एक और चीज़ होता है कि ये जो सेंट्रोजोम है ये सेंट्रोजोम भी रेप्लिकेट करता है, इसका भी एक और कॉपी बन जाता है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेज में देखा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रोथ होता है, सेल का ग्रोथ होता है। उसी तरह से इस फेज में क्या होता है, यहाँ से जब यहाँ पहुँचता है एस फेज जो है, इस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एंड सेंट्रोजोम का भी रेप्लिकेशन होता है। सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोजोम। तो ये तो एस फेज हो गया। तो इस फेज को हम लोग चलिए यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इसके इंटरफेज में, मतलब इसका जो लाइफ साइकिल है यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया इसका एस इंटरफेज। इसके बाद फिर से इसका होता है ग्रोथ। सो फिर इसके आगे ये इसका फिर से होता है ग्रोथ। तो ये भी ग्रोथ वाले स्टेट को ही इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर भी होता है ग्रोथ। सो यहाँ पर ये हो गया इसका न्यूक्लियस, और ये हो गया जेनेटिक मटेरियल इसका एक, और ये दूसरा, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। यहाँ से सेंट्रोमियर से ये जुड़ा हुआ है, और ऑब्वियसली 2 सेंट्रोजोम। और ये जो है, ये जो फेज़ है इसे G2 इंटरफेज कहा जाता है। सो इस G2 को फिलहाल यहाँ पर हम लोग इसके लाइफ साइकिल में ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज G2। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी होता है ग्रोथ, यहाँ पर भी सेल का ग्रोथ होता है। अब इसके बाद ये एंटर करता है जिस स्टेट में, यहाँ पर होता है माइटोसिस। फिर आगे यहाँ से माइटोसिस शुरू होता है। सो माइटोसिस देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये सेल माइटोसिस का जो फर्स्ट स्टेज है, तो मैं यहाँ से एक लाइन बना दूँ, यहाँ इस जगह से हम माइटोसिस में एंटर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक सेल बना लूँ, यही वाला सेल। इसके साथ क्या होगा, देखें ये सेल हमने बना लिया, ये सेल है। तो इसका जो फर्स्ट फेज़ है, माइटोसिस का जो फर्स्ट फेज़ है, उस फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिड्स है, पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स है, जो कि ऑब्वियसली ये खुला हुआ एक स्ट्रैंड जैसा होता है, कंडेंस्ड नहीं होता है, इसका कंडेंसेशन शुरू होता है, मतलब ये क्रोमोजोम बनने लगता है, इसका कंडेंसेशन शुरू होता है। चलिए मैं थोड़ा इसे नीचे कर देता हूँ, और भी बहुत कुछ लिखना है हमें। सो इसका होता है कंडेंसेशन की शुरुआत। तो यहाँ पर ये रहा जो पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स है, इसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये थोड़ा कंडेंस्ड हो जाता है, ये थोड़ा कंडेंस्ड हो जाता है, और ये माइक्रोस्कोप में दिखता भी है। ये जब कंडेंस्ड हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं क्रोमोजोम। तो ये एक क्रोमोजोम बन गया, और बीच से ये जहाँ से जुड़ा हुआ है इसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। उन सब चीज़ों को हम लोग लिखेंगे, पहले तो इसे मैं ड्रॉ कर लूँ। सो कंडेंस्ड हो गया, पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स जो है कंडेंस्ड हो गया, और कंडेंस्ड होके ये बनाया क्रोमोजोम। तो ये 2 क्रोमोजोम्स, ओके। तो ये तो फर्स्ट फेज़ में ये सब होता है, कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिन्स का, या पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स का है तो बेहतर होगा, पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स का कंडेंसेशन होता है, क्रोमोजोम में कन्वर्ट होता है, और साथ ही साथ इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डिसइंटीग्रेट करने लगता है, ये गायब होने लगता है, ये टूटने लगता है। और ये जो सेंट्रोजोम्स है, ये सेंट्रोजोम्स 2 अपोजिट साइड में मूव करने लगता है। एक सेंट्रोजोम सेल के एक साइड में आ जाता है, और अपोजिट साइड में, अपोजिट पोल में चला जाता है दूसरा सेंट्रोजोम। तो ये जो है ये सेंट्रोजोम है, इसका रोल आपको समझ में आएगा कुछ ही देर में। और ये क्या बन गया अभी, ये जो है ये बन गया क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम बन गया कंडेंस होके, पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स जो है ये कंडेंस होके क्रोमोजोम बन गया, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर रहा है, और यहाँ पर ये जहाँ से ये जुड़ा हुआ है इसे कहा जाता है, इस जगह को कहा जाता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। तो ये तो इसका फर्स्ट फेज है,
माइटोसिस का फर्स्ट फेज है जहां पर कि ये सब होता है। इस फर्स्ट फेज को कहा जाता है प्रोफेज। इस फर्स्ट फेज इसे हम लोग प्रोफेज कहते हैं। सो ये है प्रोफेज। अब अगले फेज में क्या होता है देखिए, नेक्स्ट फेज में ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो पहले तो मैं सेल को ड्रॉ कर लूँ। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से वैनिश कर जाता है और ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स अपने आप को अलाइन करता है इक्वेटोरियल प्लेन में। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होगा ये मैं आपको बता दूं। ये जो सेंट्रोसोम्स है ये तो दो अपोजिट साइड में चला गया, तो चलिए इसे हम पोल मान सकते हैं। जैसे अर्थ का दो पोल है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। सो दो पोल्स के ठीक बीचों बीच देखिए एक लाइन जो क्रॉस करता है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। अगर इसे दो इक्वल हाफ्स में हम तोड़ दें, ग्लोब को अगर इक्वल हाफ्स में तोड़ दें और एक के वर्टेक्स में रहे एक पोल और दूसरे के वर्टेक्स में रहे दूसरा पोल, तो फिर ये जो लाइन बनेगा ठीक बीचों बीच से जो लाइन बनेगा इसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो उसी इक्वेटोरियल प्लेन में ये जो क्रोमोसोम्स है अपने आप को अलाइन करता है इस फेज में। तो ये आ जाता है इक्वेटर में, इक्वेटोरियल प्लेन में। सो एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, हाईली कंडेंस्ड पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है यहाँ पर और इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स जो है ये अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन करता है और साथ ही साथ सेंट्रोसोम से निकलता है ट्यूब जैसी चीज़ें जिसे कि कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल। सो ये माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ से निकलता है और ये जाके जुड़ता है सेंट्रोमियर के साथ। ऐसे यहाँ से सेंट्रोसोम से निकलता है और सेंट्रोमियर में जाके जुड़ता है। इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम में पहुँचता है, कुछ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनता है और ये जाके सेंट्रोमियर के साथ जाके चिपक जाता है। ये जो फेज है इस फेज को कहा जाता है मेटाफेज। मेटाफेज। अब जो क्रोमोसोम्स है ये टूटने के कगार में आ गया है, मेटाफेज। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जाके यहाँ पर जुड़ा सेंट्रोमियर के साथ, अब क्या करेगा, ये दोनों तरफ से देखें माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ा हुआ है दोनों ही तरफ से। अब ये दोनों जो सेंट्रोसोम है ये इस क्रोमोसोम को अपने तरफ खींचेगा, ये इसे इस तरफ और ये इसे इस तरफ खींचेगा। मतलब अब जो क्रोमोसोम है ये टूटने वाला है। सो ये मेटाफेज है। अब अगले फेज में क्या होता है, अगले फेज में जाके ये सेल है, ये सेल, अगले फेज में जाके ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम टूट जाता है दो हिस्से में। ये बीच से टूट जाता है, यहाँ बीच से ये टूट जाता है, ये हिस्सा इधर जाता है, ये हिस्सा इधर जाता है, ये हिस्सा इधर और ये हिस्सा इधर जाता है। तो वही वाला उसी को अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे कि अब टूटने वाला है क्रोमोसोम। तो ये हो गया सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम से निकला हुआ होगा माइक्रोट्यूब्यूल। सो यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल निकला हुआ होगा ऐसे ऐसे और ये खींचेगा, तोड़ देगा क्रोमोसोम को। तो ये जो क्रोमोसोम है इसका एक हिस्सा इधर आ गया और इसका दूसरा हिस्सा इधर आ गया। उसी तरह से ये दूसरा जो क्रोमोसोम था उसका भी एक हिस्सा इधर और दूसरा हिस्सा इधर आ गया। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज़ है कि ये जो था ये, इसे भी हम एक क्रोमोसोम कहते हैं और इसे भी हम एक क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए टूटने के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया ये दोनों। अभी तो ये एक साथ है तो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। अभी देखिए ये एक, ये एक, ये एक और ये एक, मतलब 4 क्रोमोसोम बन गया, 2 से 4 क्रोमोसोम बन गया। बनना ही है क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ से तो 2 सेल बनेगा ना, इस न्यूक्लियस को 2 क्रोमोसोम मिलेगा, इस न्यूक्लियस को 2 क्रोमोसोम मिलेगा। तो टूटना तो है ही, टूटने से क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर बढ़ गया। ये जो फेज है जहाँ पर कि क्रोमोसोम टूटता है और टूट के 2 अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगता है, इसे कहा जाता है एनाफेज। इस फेज को एनाफेज कहा जाता है। अब यहाँ से अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट फेज है। अगले फेज में क्या होगा, अगले फेज में ये पोल की तरफ और मूव करेगा। ये जो टूटा हुआ क्रोमोसोम्स है ये पोल की तरफ और मूव करेगा
और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी होने वाला है। चलिए मैं ठीक से ड्रॉ कर लूँ इसे। थोड़ा सा सेल में क्लीवेज सा बनने लगता है अब से, क्योंकि सेल टूटने के कगार में आ जाता है, तो एक क्लीवेज सा यहाँ पर एक डिप सा बनने लगता है। अब ये जो टूटा हुआ क्रोमोसोम्स है ये एक जगह पे जाके पहुँचने लगेगा जहाँ पर न्यूक्लियस बनने वाला है, और ये जो कंडेंस्ड हो गया था इसका कंडेंसेशन भी कम हो जाएगा, मतलब ये अब अनवाइंड होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा खुलने लगेगा। और जो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस फेज में प्रोफेज में गायब हुआ था, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर करने लगेगा। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगा। तो ये तो एक तरफ का हमने ड्रॉ कर लिया, दूसरे तरफ का भी चलिए ड्रॉ करते हैं। जो टूटा हुआ क्रोमोसोम था थोड़ा बहुत अनवाइंड हो जाएगा, थोड़ा बहुत खुलेगा, और ये दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये बनने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा इसका बनना। और ये जो सेंट्रोसोम है, एक सेंट्रोसोम और इधर वाला सेंट्रोसोम, इस फेज को कहा जाता है टेलोफेज। इस फेज को टेलोफेज कहा जाता है। अब क्या होता है, अब सेल पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट करता है, यहाँ से पूरी तरह से टूट जाता है। वैसे ये कोई अलग सा कोई फेज़ है ऐसा कहना सही नहीं होगा, बल्कि इसकी जो शुरुआत है, सेल के टूटने की जो शुरुआत है, ये शुरुआत पहले ही हो चुका होता है। इसी जगह से धीरे धीरे क्लीवेज बनने लगता है। ड्यूरिंग माइटोसिस ये क्लीवेज बनने लगता है, डिप सा बनने लगता है। जो सेल ऑर्गेनल्स है इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, जैसे कि मान लें माइटोकॉन्ड्रिया दोनों तरफ, कुछ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया इधर और कुछ कुछ माइटोकॉन्ड्रिया इधर मूव करने लगता है। इसीलिए जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं सारे का डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो जाता है पहले से ही। और जो ये पूरी तरह से टूटना है, ये जब कंप्लीट होता है, इस पूरी तरह से टूटने को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये जो पूरी तरह से जब टूट जाता है तब हम कहते हैं कि सेल का जो प्रॉपर डिवीजन है, माइटोसिस है, ये माइटोसिस कंप्लीट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन है और ज़्यादा अनबाउंड हो जाता है और ज़्यादा खुल जाता है ये क्रोमेटिन। और इधर भी ड्रॉ कर लूँ मैं क्रोमेटिन, ये और ज़्यादा अनबाउंड हो जाता है और ज़्यादा खुलता है। जो कंडेंस्ड हो गया था, जो क्रोमोसोम बनने के प्रोसेस में जो कंडेंस्ड हुआ था, ये और ज़्यादा खुलता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये प्रॉपरली अपीयर कर जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से अपीयर कर जाता है। सेंट्रोसोम को भी ड्रॉ कर ले, सेंट्रोसोम। और सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म भी पूरी तरह से स्प्लिट कर जाता है। और ये जो पूरी तरह से साइटोप्लाज्म का स्प्लिट करना है, इसे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का टूटना, साइटोकाइनेसिस। वैसे साइटोकाइनेसिस का मतलब यहाँ पर फिगर से ऐसा लग रहा होगा कि टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस आता है, ऐसा नहीं है। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जो माइटोसिस है, माइटोसिस का जो प्रोसेस है, उसी दौरान साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और ये जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो हम कहते हैं कि माइटोसिस का कंप्लीशन हो गया, पूरी तरह से माइटोसिस हो गया। यहाँ पर एक सेल पूरी तरह से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया या 2 सेल्स में टूट गया। तो इस तरह से माइटोसिस का कंप्लीशन होता है। और अगर सेल के लाइफ साइकिल में देखें तो सेल के लाइफ साइकिल में आप देखें, माइटोसिस होने के बाद नया सेल बना, यहाँ पर नया सेल बना, और अब ये पूरी तरह से 2 नए सेल्स बने। अब फिर से सेल इसी साइकिल को फॉलो करेगा। तो ये था माइटोसिस। मुझे उम्मीद है कि मैं अगले वीडियो में मायोसिस के बारे में आपको कुछ बता पाऊंगा। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर दिखेगा, तो वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 9th के लिए बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।